अपना फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और इसको हम मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम इसमें देखेंगे वो है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो सिग्निफिकेंस ऑफ केमिस्ट्री में देखते हैं कि जो वेदर फॉर्मेशन होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग केमिकल कंपोजिशन की वजह से ही होता है। इसके अलावा हम एसिड रेन जानते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर या फिर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की जो हायर कंसनट्रेशन होती हैं ये सल्फ्यूरिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं, जिसकी वजह से हमें एसिड रेन देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलें तो यहाँ पे आपकी CO2 रेस्पॉन्सिबल होती है, मीथेन यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होती है, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होती है, और इसके बाद CFC। तो CO2 यानी कि 60% आपका रेस्पॉन्सिबल है ये। इसके अलावा आपकी N2O 6% रेस्पॉन्सिबल है, मीथेन 20% रेस्पॉन्सिबल है और CFC 14% रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो आपकी कंप्यूटर में चिप्स लगी होती हैं ये भी सिलिकॉन की होती हैं। इसके अलावा NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये हम एक मैसेंजर की तरह यूज़ करते हैं ब्रेन में, जो कि ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को रोकता है, और ये आपका एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है यानी कि ये पैरामैग्नेटिक है। इसके अलावा हम जानते हैं कि आपका जो एयर पॉल्यूशन होता है ये भी केमिकल्स की वजह से ही होता है। जैसे कि यहाँ पे आपके दो तरह के पॉल्यूटेंट आपको देखने को मिलते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आपके हैं एक तो आपका पेन है, इसके अलावा ओजोन है, इसके अलावा आपका जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है, SO2 है, NOx है, H2S है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो मैन मेड जो है वो आपका 0.05% है, लेकिन नेचुरल आपका 99.5% आपका पॉल्यूशन है। इसके अलावा हम फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में बात करें तो सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम मेटासल्फाइड, सोडियम मेटा बाईसल्फाइड जो है ये आपके फूड प्रिजर्वेटिव के रूप पे तो यूज़ होते हैं। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजेशन यानी कि यूरिया जो है आपका इसका मॉलिकुलर मास जो है वो 60 AMU होता है। इसके अलावा हमें आपको कुछ लाइफ सेविंग ड्रग देखने को मिलती हैं जैसे कि सिस्प्लेटिन और आपका टैक्सोल, ये आपका एंटी कैंसर होते हैं। इसके अलावा AZT यानी कि एजाइडोथायमिडीन जो है आपका ये एड्स में यूज़ होती है। इंसेक्टिसाइड जैसे कि DDT और पेस्टिसाइड जैसे कि गामाक्सीन। आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि मैटर, किसी भी चीज़ को मैटर बोलते हैं अगर वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस और उसके पास कोई मास होता है। तो फिजिकली अगर हम देखें वो फिजिकल हो सकता है जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस। इसके अलावा वो केमिकल फॉर्म में हो सकता है यानी कि वो मिक्सचर हो सकता है या फिर वो प्योर हो सकता है। मिक्सचर अगर वो है तो वो आपका होमोजीनियस हो सकता है या फिर वो हेट्रोजीनियस हो सकता है, और अगर प्योर है तो वो एलिमेंट हो सकता है या फिर वो कंपाउंड हो सकता है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ जानने की बहुत ज़रूरत है कि जो मिल्क है या ब्लड है ये आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, या फिर हम इनसे कोलॉइडल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें आपके कोलॉइडल भी एक कैटेगरी आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी की या प्रिसीशन की। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है आपका क्लोज, एक्यूरेसी का मतलब होता है ट्रू वैल्यू कि कितना पास है। सॉरी आई एम एक्चुअली मतलब एक्यूरेसी समथिंग एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू है, और आपने एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू निकाली उनका एवरेज, उसमें से जब आप माइनस करोगे तो आपको एक्यूरेसी समझ आएगी। और प्रिसीशन का मतलब है क्लोजनेस कितनी है, 2 और मोर मेजरमेंट्स में आपने किए तो वहाँ कितने क्लोज तक आप कितनी क्लोज तक आपने निकाला है। ठीक है, तो वो उसकी प्रिसीशन है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास कुछ मास पे बेस्ड लॉ हैं, कुछ वॉल्यूम पे बेस्ड लॉ हैं। तो मास पे बेस्ड जो लॉ है वो है आपके मास कंजर्वेशन, कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसके अलावा मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसके अलावा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और जो वॉल्यूम पे बेस्ड है वो आपके गेल-ल्यूसक लॉ और एवोगाड्रो लॉ। तो जो आपका मास पे बेस्ड है इसमें सबसे पहला आपका आता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो इसमें क्या है कि ये आपके एटॉर्नी लेवोसियर ने दिया, इन्होंने बोला कि मास जो है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या फिजिकल चेंज हो मास हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने कोई केमिकल रिएक्शन हम कैल्शियम कार्बोनेट की देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूटा, तो इसका मास अगर 100 है तो कैल्शियम ऑक्साइड का 56 और इसका 44 होगा, और टोटल मास जो है कंजर्व रहेगा। लेकिन ये वाला लॉ हम न्यूक्लियर रिएक्शन पर नहीं लगा सकते। इसके बाद हम बात करें अगली लॉ पे आते हैं जो भी मास पे बेस्ड है, इसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी आपका कंपाउंड है वो हमेशा एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में ही मिलेगा। अगर H2O है तो वहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे उसमें वो बाई मास वहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही मिलेंगे हमेशा। अगर H2O है तो वहाँ पे आपका 1:8 ही मिलेगा मास का जो रेशो है, और CO2 में आपका 3:8 ही मिलेगा अगर वो CO2 है। पर ये आइसोटोप्स पे वैलिड नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर CO2 में एक कार्बन 13 है तो फिर वहाँ पे आपका मास का रेशो जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, चाहे कैसा भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो, यहाँ पे आपका
मास का जो रेशियो है किसी भी एक कंपाउंड में वो कांस्टेंट ही रहता है, इसे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। अगला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है कि दो एलिमेंट्स जो हैं आपके, वो अगर एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, ये दो ही हैं जैसे H और O हैं, तो ये मिलके आपके H2O भी बनाते हैं और H2O2 भी बनाते हैं। या फिर आप अगर कार्बन और ऑक्सीजन ले लो तो CO भी बनाते हैं, CO2 भी बनाते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप एक का मास फिक्स कर दो तो दूसरे एलिमेंट का जब आप मास उन दोनों कंपाउंड में कंपेयर करोगे मास, तो फिर वो आपको सिंपल रेशियो में ही मिलेगा। जैसे H2 और H2O2 में अगर H2 को अगर हम कर दिया, हमने 2 ग्राम अगर उसको या 2 AMU हमने उसको फिक्स कर दिया, तो वहाँ पे 16 AMU और 32 AMU यानी कि 1:2 ही हमें हमेशा देखने को मिलेगा। तो ये हमें बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है ये रिचर्ड ने दिया था, ये भी इसी के जैसा ही है, ये भी मास पे बेस्ड है। बस हमें यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो इसकी पहचान है वो ये है कि यहाँ पे 3 एलिमेंट होंगे और वो 3 कंपाउंड बना रहे होंगे, और हर कंपाउंड में एक एलिमेंट कॉमन होगा 2 में। जैसे हम CHO का एग्जांपल लेते हैं, जैसे CHO में अगर हम इसने CH के साथ मीथेन बनाया, CO के साथ CO2 बनाया और HO के साथ H2O बनाया। अगर हम मीथेन और CO2 देखें तो वहाँ पे कार्बन कॉमन है, अगर हम CO2 और H2O देखें तो वहाँ पे ऑक्सीजन कॉमन है, और अगर हम मीथेन और H2O देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कॉमन है। यानी कि 3 लोगों ने मिलकर 3 कंपाउंड बनाया, और कोई भी दो को कंपेयर करोगे तो एक आपको कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मीथेन का और आपका CO2 का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मीथेन और CO2 में आपका कार्बन कॉमन है, तो यहाँ पे आपको कार्बन का मार्क्स फिक्स कर देना है, और जो बचे हुए 2 एलिमेंट हैं उनका जब आप मास का रेशियो देखोगे तो एक सिंपल रेशियो आएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप CH4 और H2O में देखोगे तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन कॉमन मिलेगा, तो आपने हाइड्रोजन के 2 मोल ले लिए, क्योंकि आपको हाइड्रोजन का मास कंपेयर हाइड्रोजन को सेम रखना है क्योंकि वो सेम एलिमेंट है। फिर उसके बाद आपने कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो निकाला वो आपको हमेशा सिंपल रेशियो में ही मिलेगा। यानी कि सारे जो रेशियो हैं वो आपको सिंपल रेशियो में मिलेंगे, वो कभी भी आपको फ्रैक्शनल नहीं मिलेंगे। ओके, ठीक है, वो आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की, उन लॉ की जो कि वॉल्यूम पे बेस्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं गेलुसक लॉ। गेलुसक लॉ हम स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे होगा क्या कि आपकी जो इक्वेशन है PV = nRT गैसियस के लिए, वो हमारे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसक लॉ की कंसिडरेशन से ही आई है। बॉयल्स लॉ यहाँ पे कहता है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आपका प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। चार्ल्स लॉ कहता है कि जब यहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और गेलुसक लॉ कहता है कि जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आपका प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। सभी चीज़ों में एक चीज़ और कॉमन है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन गेलुसक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा सिंपल रेशियो में होगा। कोई भी आपने इक्वेशन कराई तो वहाँ पे जो रिएक्टेंट की जो गैसेज हैं और प्रोडक्ट में जो गैसेज हैं उनका जो वॉल्यूम का रेशियो है वो हमेशा सिंपल रेशियो ही आएगा। अब ऐसा क्यों है ये हमें अगले लॉ से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, जिसका नाम है एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो कहता है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ सभी गैसेज कंटेन करेंगे इक्वल नंबर ऑफ गैसेज। यानी कि आपका गैसेज की अगर पार्टिकुलर 1 मोल है तो वो 22.4 लीटर ही आएगी, वली रेस्पेक्टिव कि उसका मोलिकुलर वेट कितना है, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो हीलियम हो। अगर वो उसके पार्टिकुलर मोल हैं तो उतनी ही वॉल्यूम वो कवर करेगी, इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मोल। और हमने देखा कि जो आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी वो आपके मोल्स के बेसिस पे भी होती है, कि अगर रिएक्शन में 2 मोल H लिया, 1 मोल हुआ तो उतने मोल, तो अब मोल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम का जो आपका रेशियो होगा वो भी हमेशा आपका सिंपल रेशियो ही होगा, क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है वो भी सिंपल रेशियो होता है। तो इसीलिए गेलुसक लॉ भी कहीं ना कहीं इसी का एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है, मतलब ये उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। अब हम एवोगैड्रो लॉ की अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो हम जानते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज जो है वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो वहाँ पे हमेशा होंगे, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ एटम है या नहीं ये मैटर नहीं करता, क्योंकि हीलियम में कितने एक एलिमेंट है ना, लेकिन ऑक्सीजन में O2 है ना, ओजोन में O3 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा एक पार्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल में कितने एटम है, और उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए। अब हमें आगे जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो ये है कि एक ATM का मतलब लगभग 1 बार के बराबर होता है, = 1.03 × 10⁵ पास्कल। इसके अलावा 1 ATM मतलब 760 mm ऑफ Hg, यानी कि 760 सेंटीमीटर, Hg यानी कि 760 टॉर।
इसके अलावा पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आ जाते हैं और 1 लीटर में 1000 ml आ जाते हैं। और 1000 ml का ही मतलब होता है 1000 cc यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 ml का मतलब 1 cc या 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता होना चाहिए कि 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल होते हैं। एक मोल की वैल्यू जो होती है वो 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। इसे हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। इसके अलावा हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की इक्वेशन पता होनी चाहिए। 9/5 सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट। और हमें डेल्टा में ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू 9/5 डेल्टा सी। क्योंकि अगर आपके डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे 0 से 100 डिग्री सेल्सियस जाते हो तो यहाँ पे डेल्टा अगर 100 है और फ़ारेनहाइट में आप 32 से 212 जाते हो तो यहाँ पे जो डेल्टा है वो ज़्यादा है। तो वो डेल्टा जो है वो 9/5 टाइम्स है डेल्टा सी के, है ना, जब फ़ारेनहाइट में, यानी कि बहुत ज़्यादा है। फ़ारेनहाइट में जो डेल्टा है वो ज़्यादा है, 9/5 टाइम्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारे पास मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं वो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। हम किसी भी चीज़ का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओल्ड टेक्निक्स जो थी वो हमारे पास थी कि हम रिलेटिवली मास को कंसिडर कर सकते थे। हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट थी वो 1 mu थी, या फिर स्टैंडर्ड यानी कि कार्बन 12 यहाँ पे हमने लिया था, कार्बन का 12 वाला आइसोटोप लिया था। और हमने 1 AMU को जो हमने डिसाइड किया वो है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमने किया क्या कि हमने यहाँ पे किया कि हमने, क्योंकि कार्बन 12 जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में था तो हमने इसको ले लिया। हमें पता था कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे छोटा है, सबसे हल्का है, तो इसको हमें 1 नंबर देना है। तो हमने हाइड्रोजन के साथ इसको कंपेयर किया। हमने हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन एक कार्बन 12 के साथ, कार्बन के साथ आ रहे थे, वो जो मैक्सिमम मिलता है। तो हमने देखा 12 हैं तो इसको हमने कार्बन 12 नाम दे दिया। और जो 1 U की यूनिट आ गई वो 1/12 ऑफ कार्बन आ गई। अगर हम नाइट्रोजन मोस्ट अबंडेंट होता, नाइट्रोजन लेते अर्थ क्रस्ट में, है ना, या फिर गैसियस में तो नाइट्रोजन ही है खैर, लेकिन वैसे अबंडेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमने नाइट्रोजन लेते तो 14 हाइड्रोजन आते, तो हम 1/14 ऑफ नाइट्रोजन 14 लेते के ऊपर कार्बन ले लिया, स्टैंडर्ड मान लिया, हटाओ इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसीलिए तो यहाँ पे 1 AMU डिसाइड हो गया हमारा कि 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम होगा। अब हम हर बार हर एलिमेंट को इसी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन फिर हमारे पास जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हमने 1 AMU के एक्चुअल में ग्राम में वेट किया तो वो आया 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो इसको हमने सिंप्लीफाइड करके लिखा 1/Na ग्राम। यानी कि अब हम किसी भी AMU वाले एलिमेंट, कोई भी हमारे पास एटम है या मॉलिक्यूल है, उसका हमारे पास AMU में वेट पटा है तो हमको ग्राम में लिख सकते हैं। AMU हटा के 1/Na ग्राम लिख सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि यार हमारे ये काम का नहीं है, हमारे काम का तो 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम ये है, या फिर हमें पता है कि कितने टाइम्स हाइड्रोजन है तो उसी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें, वो हमारे काम का है। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा कि जब आपका एक AMU में 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम है तो 1 ग्राम में कितने AMU होंगे ये बता दो। तो हमने कहा कि भैया 1 ग्राम में 1/1.6 इंटू 10⁻24 यानी कि NaAMU होंगे। तो हम किसी को भी ग्राम में कन्वर्ट करके उसका AMU में मास लिख पा रहे थे। हमने कहा अच्छा, जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो एक उसका मास होता है वो 16 AMU होता है, यानी कि एक एटम का मास होता है। तो हमने कहा कि 16 ग्राम कर दें इसको, तो 16 ग्राम कर दोगे तो इसका मतलब 16 इंटू NaAMU हो जाएगा, इसका मास NaAMU हो जाएगा। तो हमने कहा कि अब बात बताओ, हमें ये मतलब नहीं है कि AMU में कितना हो जाएगा कि ग्राम में कितना हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें मास तो पता ही है कि उस इसका 16 AMU हो जाएगा। उसे ग्राम में कर दिया तो उसका इतने AMU हो जाएगा, ये हमें पता है। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मतलब है कि अगर उसको ग्राम में कर दो तो कितने मॉलिक्यूल आएंगे। तो हमने कहा देखो 16 AMU में एक मॉलिक्यूल आता है। अब तुम 16 NaAMU में कितने आएंगे, तो हमें 16 NaAMU को डिवाइड करना पड़ेगा 16 AMU से, है ना। टोटल जो आपका वेट है और उसका जो यूनिट का वेट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो Na आ गया हमेशा। तो ऐसा हम किसी भी एलिमेंट के लिए कर रहे थे तो हमेशा Na ही आ रहा था। यानी कि किसी का भी आपका जो AMU का जो वेट है उसका, जैसे नाइट्रोजन का 14 है, 14 हाइड्रोजन कंपेयर करके आया तो उसको आपने ग्राम में कन्वर्ट किया तो 14 के साथ आपको आप जब भी निकालोगे तो वो Na ही आएगा। तो हमेशा जब भी आप उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो वो एक एवोगाड्रो यानी कि 1 मोल के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो Na की जो वैल्यू है वो हमें पता ही है कि 6.023 इंटू 10⁻23 आपकी जो वैल्यू है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। मास ऑफ प्रोटॉन
आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है और न्यूट्रॉन का थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो मास ऑफ 1 मोल जो है 1 मोल एटम का मास ग्राम एटमिक मास के बराबर हो गया। तो बस यही है कि अगर आपने 1 मोल कोई भी चीज़ ली, इसका मतलब आपका जो ही AMU में था उसी को ग्राम एटमिक मास में कन्वर्ट कर दो। तो ये आप पहले भी देख चुके हैं। अब एटमिक मास कंपेयर टू 1 AMU, तो यहाँ पे एटमिक मास को 1 AMU के साथ कंपेयर किया गया है। तो हम अभी देख के आ ही चुके हैं कि अगर किसी का एटमिक मास तो 1 AMU में ही लिखा जाए, AMU टाइम्स भी लिखा जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि 1 AMU से कंपेयर करो। अगर नाइट्रोजन का है तो 14 AMU, कार्बन का है तो 12 AMU, ऑक्सीजन का है तो 16 AMU, और इसे ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो वही उसका आपका मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मोलिकुलर मास या मोलर मास के बारे में बात करें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, तो इसका 180 ग्राम होता है। NaCl की बात करें तो यहाँ पे 58.51 होता है। ठीक है, 58.5 होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हमें मोल्स निकालनी है, नंबर ऑफ मोल, तो अगर हमें गिवन वेट है और मॉलिकुलर वेट पता है तो उसका डिवाइड कर देंगे गिवन वेट से। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है तो उसे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। लेकिन सिर्फ गैसेस के लिए इक्वेशन है कि अगर हम वॉल्यूम पता है लीटर में तो हम उसे 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, थर्ड वाला फॉर्मूला सिर्फ गैसेस के लिए है। अब हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है और हमें परसेंटेज दे रखी है किसी भी आइसोटोप के अबंडेंस की। तो हमें क्या करना है कि उसकी परसेंटेज का मल्टीप्लाई इसके मास में करना है, ऐसे करके प्लस करके दूसरे वाले आइसोटोप की परसेंटेज प्लस उसका मास और अपॉन 100 कर देना है, चाहे जितने भी हों। अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की, यानी कि 1 ग्राम पर ml होती है। ठीक है, इसके अलावा हमें नाइट्राइड और अजाइड पता होना चाहिए। अजाइड का मतलब होता है N3 पे माइनस और नाइट्राइड का मतलब होता है नाइट्रोजन पे 3 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ग्राम एटम का मतलब क्या होता है। जब भी यहाँ पे ग्राम आ जाएगा ना तो वहाँ पे मोल आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राम एटम का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, कितने ग्राम एटम है मतलब कितने मोल हैं, और ग्राम एटमिक मास का मतलब हो जाएगा मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमारे पास 3 तरह की मासेस देखने को मिलते हैं हमें। एक तो देखने को मिलता है रिलेटिव एटमिक मास, एक होता है इसका एक्चुअल एटमिक मास, और एक होता है ग्राम एटमिक मास। तो जो एक्चुअल एटमिक मास होता है ना वो कभी नहीं बदलता। जैसे कि अगर हम कोई भी ले लें, जैसे हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्चुअल एटमिक मास है वो 74, हमने इसको हाइड्रोजन से कंपेयर किया तो यहाँ पे 74 AMU आया। तो यानी कि ये हाइड्रोजन के रिलेटिव है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, तो इसके रिलेटिव है यहाँ पे, तो ये 74 AMU आया यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिलेटिव हो गया। लेकिन हमें ग्राम में तो पता ही है ना कि AMU की वैल्यू 1/Na ग्राम है, तो ये हमेशा इतना तो रहेगा ही, रहेगा हमेशा। ठीक है, और अगर हमें इसे मोल में देखना है तो हम इसको 74 ग्राम बोल सकते हैं। Na मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे सेम आ गया। तो एक्चुअल और ग्राम वाला कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, ये हमेशा सेम ही रहेगा, जो पहला था वो बाद में रहेगा। लेकिन रिलेटिव चीज़ें बदल सकती हैं। अगर कोई हमारी बेसिक यूनिट के साथ खिलवाड़ कर दे तो हमारी रिलेटिव चीज़ें बदल जाएंगी। यानी कि यहाँ पे अगर कोई 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम की जगह 1/24 ऑफ कार्बन 12 एटम ले ले तो यहाँ पे हमारा मास दोगुना हो जाएगा AMU में, क्योंकि हमने AMU की यूनिट को ही अब नाम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, या फिर हमारी ग्राम वाला भी, एक्चुअल वाला कभी नहीं बदलेगा। ग्राम वाला भी अगर हमारा नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर हमने मूल की भी अगर हमने डेफिनेशन बदल दी तो ऊपर भी मूल है नीचे भी मूल है, तो वो भी आपका कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअल है वो नहीं बदलेगा। अब इसके एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि तो जैसे कि क्वेश्चन है कि 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम ले लिया है 1 AMU को। तो यहाँ पे अब पूछा है कि Fe का यहाँ पे इस बार क्या होगा। तो हम जानते हैं कि नॉर्मल अगर 1/12 होता है तो यहाँ पे आपका Fe यानी कि 56 आते हैं। तो यानी कि आपका अब एक्चुअल वेट तो कभी बदलने से रहा, यानी कि अगर 1/12 वाला तराजू लिया तो 56 आ जाएंगे अब बराबर। अगर 1/24 वाला लिया तो x से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि x अब हमें निकालना है। तो यहाँ पे x जो हो जाएगा वो 112 हो जाएगा, है ना। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि रिलेटिव वाला चेंज हो सकता है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट का अगर हमें निकालना है तो हमें वहाँ पे
नेट वेट ऑफ कंपाउंड दे रखा है तो हमें ऊपर उस एलिमेंट का वेट निकालना पड़ेगा। एलिमेंट का टोटल वेट निकालने के लिए हमें एटॉमिक वेट पता होना चाहिए और नंबर ऑफ एटम्स से उसका मल्टीप्लाई किया, एलिमेंट का वेट आ गया, अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड पता ही है, इंटू 100 कर दिया, तो हमें कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट की पता चल जाएगी। अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि मॉलिकुलर फार्मूला अपॉन एन फैक्टर कर देंगे या फिर कोई एन इनटू एम्पेरिकल फार्मूला कर देंगे तो मॉलिकुलर फार्मूला आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो हमेशा सेम होता है, सेम कंपोजिशन दिखाता है किसी भी कंपाउंड के लिए। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और यहाँ पे समझनी चाहिए कि अगर हमें किसी का भी एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है और वहाँ पे हमें मास परसेंट दे रखा है किसी भी कंपाउंड में, है ना, किसी का भी मास परसेंट दे रखा है, जैसे कि मान लो हमें दे रखा है कि यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.67% है और आपका बाकी का सारा ऑक्सीजन है, यानी कि 53.33% आपका ऑक्सीजन है। तो अब यहाँ पे आपको बताओ कि यहाँ पे क्या आपका एम्पेरिकल फार्मूला आएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए एक तो तरीका आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर 40% मान लो कार्बन है तो मान लो उसका अगर कंपाउंड का मास x है तो x का 40% आप करो, x का 40% जब आप करोगे तो उसमें टोटल जो कार्बन का वेट है वो आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई 12 कर दो तो कितने आपके पास कार्बन के एटम है एग्जैक्टली वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा ही आप हाइड्रोजन के लिए करोगे कि x का 6.67% करोगे डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का वेस्ट करोगे तो कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं ये आ जाएंगे। फिर ऑक्सीजन के लिए किया x का 53.33%, फिर डिवाइडेड बाई आपने 16 किया, फिर आपके कितने मॉलिक्यूल हैं, तो ये तो आपके एग्जैक्टली मॉलिक्यूल आ गए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपको तो एम्पेरिकल फार्मूला अगर निकालना है तो आपको पता है कि आप हर एक में x का परसेंटेज कॉमन कर रहे हो, x का इतना परसेंट, x का इतना परसेंट, x का इतना परसेंट, तो वो हमेशा एक्स्ट्रा एक स्टेप आप कर रहे हो वो तो कट ही जाएगा। हमें जब ये बात पता है तो हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे सिंपल परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हैं। अगर 40% रखा है तो 40% डिवाइडेड बाई 12 तो कोई नंबर आया 3.33, 6.67% डिवाइडेड बाई 1 हाइड्रोजन के लिए तो 6.6 आ गया, 53.33 डिवाइडेड बाई 16 ऑक्सीजन के लिए 3.33, फिर इसका हमने रेशो निकाल लिया 1:2:1, है ना। तो हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है तो हम परसेंटेज गिवन वाले मास में एटॉमिक मास का डिवाइड करेंगे, हमारे पास मान लो N1 आया, परसेंटेज मास में अगर एटॉमिक मास का डिवाइड करेंगे तो N2 आया, और फिर हम यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला लग देंगे XN1 YN2। लेकिन याद रहे ये एम्पेरिकल फार्मूला है, ये एक्चुअल फार्मूला नहीं है किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एन फैक्टर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमें एक इक्विवेलेंट मास समझना चाहिए। इससे पहले इक्विवेलेंट मास जो होता है वो आपका होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, तो अगर हमें Cl2 है मान लो तो Cl2 में आपका 71/2, ठीक है, तो यह 35.5 इसका आपका इक्विवेलेंट मास आ गया है। फिर H2 में H2/2 यानी कि 1 आपका इक्विवेलेंट मास आ गया है यहाँ पे H2 गैस के लिए। ठीक है, तो एन फैक्टर का मतलब होता है एसिड के लिए ट्रांसफरेबल ऑफ H+ आइंस और बेसिसिटी, बेस के लिए नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल OH- या फिर एसिडिटी, एलिमेंट के लिए वैलेंसी इंटू एटोमेटिसिटी, यानी कि अगर O2 है तो 2 मॉलिक्यूल है वहाँ पे, एक का 2 इलेक्ट्रॉन लेके सेटिस्फाई होता है एक ऑक्सीजन, तो टोटल 4 हो गए। सॉल्ट के लिए यहाँ पे आपके टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको देखने के पड़ेंगे, और ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए आपको जितने COOH हैं वो देखने को पड़ेंगे आपको जब आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, एन फैक्टर हमें यहाँ पे पानी का याद रखना है कि अगर H2O है यहाँ पे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के टाइम पे तो एन फैक्टर 2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि H2O है और O आपका O2 और ऑक्सीजन बना रहा है यहाँ पे, और जब रिडक्शन का टाइम आएगा तो यहाँ पे आपका रिडक्शन के टाइम पे एन फैक्टर बनाएगा। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं पोटेशियम एलम के बारे में। तो पोटेशियम एलम का फॉर्मूला होता है K2, ये आपका एक मिक्स्ड सॉल्ट है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम ऐसे सॉल्ट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। तो यहाँ पे 24 पानी के मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में है ये। तो यहाँ पे पोटेशियम एलम का जो एन फैक्टर होता है वो 8 होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एन फैक्टर ऑर्थोबोरिक एसिड का हमें पता होना चाहिए H3BO3 का 1 होता है। ऑल्दो यहाँ पे 3 H है पर यहाँ पे H3BO3 का 1 होता है, क्योंकि ये आपका खुद आपका H नहीं निकालता, ये पानी से आपका हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करता है इसीलिए। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सी एसिड्स जो हैं फॉस्फोरस के, उसमें हमें एन फैक्टर निकालना देखना आना चाहिए कि H3PO2 का 1, H3PO3 का 2, H3PO4 का 3। ठीक है, इसके अलावा हमें मेटल ऑक्साइड का अगर हमें इक्विवेलेंट मास चाहिए तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल +8 करना है, क्योंकि ऑक्सीजन का 8 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो इक्विवेलेंट मास अगर मेटल हाइड्राइड का चाहिए तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल +1
मेटल कार्बोनेट का चाहिए तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 30, और मेटल क्लोराइड का चाहिए इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 35.5। और हमें वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन 2, या फिर मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब हम यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स देखने वाले हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले हमारे पास आता है परसेंटेज बाई मास, यानी कि वेट बाई वेट। तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ पे ग्राम इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लेना है। अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो ml इन 100, आई एम सॉरी मैंने गलत बोल दिया। अगर हमें वेट बाई वॉल्यूम देखना है तो ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लेना है। अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लेना है तो ml इन 100 ml सॉल्यूशन लेना है। और वेट बाई वॉल्यूम लेना है तो ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लेना है। यानी कि परसेंटेज की बात जब भी आ रही है तो नीचे वाला टर्म हमेशा 100 में आ रहा है, और वो ml में आ रहा है वॉल्यूम के केस में, और अगर आपको वेट में चाहिए तो ग्राम में आ रहा है। ये बात हमें याद रखनी है। अब मोलैरिटी के बारे में बात करते हैं। तो मोलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपन मास ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ऊपर मोल और नीचे वॉल्यूम आ रही है लीटर में। मोलैरिटी के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, यहाँ पे केजी में आ रहा है। स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये भी मास पर लीटर है। अब यहाँ पे मास ऊपर मास है, नीचे वॉल्यूम है, लेकिन ये आपका परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम से अलग है, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम जो थी वो पर 100 ml थी और यहाँ पे पर 1000 ml है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आएगा मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अब हम मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो किसी में भी जो भी आपके पर्टिकुलर किसी की भी जो भी मोल्स दे रखे हैं अपन टोटल मोल, वो उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर का हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो मोलैलिटी होती है वो 55.5 होती है, क्योंकि हमें उसकी डेंसिटी पता ही है। और डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हमें यहाँ पे उसकी डेंसिटी पता है, उसका हम वॉल्यूम पता है, तो हम उसका मास निकाल सकते हैं, मास केजी में निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स भी हमें निकाल सकते हैं, तो मोलैलिटी हम वहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे पानी की मोलैलिटी निकाली। तो हमें पता है कि पानी की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे हमने इसका ना मास निकाल लिया है, तो मास इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम आ गया। और हमें पानी की मॉलिक्यूल का पता ही है कि 18 ग्राम होता है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए 1000 अपन 18 करेंगे तो 55.5 आ जाएगा एक केजी में, ठीक है, सॉल्वेंट में। तो ये हम इसकी मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों ही 1 होती है, क्योंकि आप 1 केजी अगर सॉल्वेंट लोगे तो उसका जो 1 लीटर ही होगा वो भी, ठीक है। तो मोलैरिटी इसकी 55.5 होती है, हमें याद रखना है। अब नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी का मतलब सिंपल होता है नंबर ऑफ H प्लस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन डेफिनेशन में बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले आपको जो भी वेट गिवन है अपॉन इक्विवेलेंट वेट आपको पता होना चाहिए। और इक्विवेलेंट वेट के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन इन ppm में। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी आप मास ऑफ सॉल्यूट लो अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻�6 कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डाइल्यूशन इक्वेशन पता होनी चाहिए कि अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो तो मोल्स आपके उस पार्टिकुलर कंटेनर में तो वही रहे, तो m1v1 इंटू m2v2 बराबर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप पानी डालते जा रहे हो उसकी मोलैरिटी चेंज होती जा रही है, नंबर ऑफ मोल फिक्स है, वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आपको एसिड बेस या फिर इसमें आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m3v3 हो गया है ना। और वॉल्यूम जो है आपकी v3 जो है वो आपकी हमेशा v1 प्लस v2 होगी, आपको याद रखना है। सेम आप नॉर्मेलिटी वाले केस में भी आ सकते हो, n1v1 अगर आपका एसिड और बेस का केस है तो n1v1 माइनस n2v2 कर दोगे पर, है ना। तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ प्लस करना है, क्योंकि अगर एसिड ही है तो आपको ऐड करना है वहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ एन, क्योंकि नॉर्मेलिटी का सिंपल मतलब है नंबर ऑफ H प्लस आयंस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एन फैक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मोलैरिटी आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। और डेंसिटी यहाँ पे अगर आपको दे रखी है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो डेंसिटी और मास का यूज़ करके, और वॉल्यूम का यूज़ करके आप मोलैरिटी से मोलैलिटी पे या मोलैरिटी से मोलैलिटी पे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी अगर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है तो वहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका रिएक्टेंट होगा,
अब हमें एक बात समझनी चाहिए कि अगर हमें मान लो हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो सबसे पहले वहाँ पे आपकी रिएक्शन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। उसके बाद हमें देखना है कि जो पहले ख़त्म हो जाएगा, जो कम अमाउंट में होगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो टोटली कंज्यूम हो जाता है किसी भी रिएक्शन में, और वही प्रोडक्ट के फॉर्मेशन अमाउंट कितनी फॉर्म हो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चन में जो हम बहुत लंबा जा सकते हैं उसको हमें कम करना है। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रखा है, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और इसमें दे रखा है कि 90% प्योर है, तो बताओ कितने अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो हमने देखा कि एक इक्वेशन है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट होगा ये। तो हमने कहा कि इसका 1 मोल इसका 1 मोल देता है, और हमने यहाँ पे किया क्या, हमें 200 ग्राम है तो हमने 200 ग्राम को सबसे पहले प्योरिटी निकाली, तो 200 ग्राम का 90% यानी कि 180 ग्राम में प्योर हो गया। 180 ग्राम प्योर को फिर हमने मोल में कन्वर्ट किया, तो हमने कहा इसका एक का वजन कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है, एक मॉलिक्यूल का, एक मोल का, तो यानी कि 1.8 मोल प्योर है। अब 1.8 मोल प्योर है तो यानी कि 1.8 मोल ही CO मिल जाएगी, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल मिल रही है। इसके अलावा दूसरा तरीका यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने उसके जो भी वेट दे रखा था हमने उसको परसेंटेज प्योर, कितना प्योर वेट है उसमें कन्वर्ट किया, और फिर उस वेट को मोल में कन्वर्ट किया, है ना। हमें वेट दे रखा था तो हमने वेट को, मोल नहीं दे रखी थी, हमें वेट दे रखा था, ठीक है, तो वेट को हमने परसेंटेज प्योर वेट निकाला और फिर उसको मोल में कन्वर्ट किया। या फिर हम ये कर सकते थे कि इसका मोल निकाल लेते, हमें पता था कि 2 मोल है, 200 ग्राम का मतलब 2 मोल हो गई, फिर 2 मोल को हम परसेंटेज में निकालते, हम प्योर मोल निकाल देते, तो यहाँ पे 2 × 90% तो 1.8 और 1.80 वो आता। फिर दूसरा वाला है थोड़ा सा आसान लग रहा है, तो आप इनमें से किसी भी तरीके से कर सकते हो, दूसरे वाले से करो तो ज़्यादा बेहतर है। पहले मोल निकाल लो, परसेंटेज प्योर मोल देख लो, जितने प्योर मोल हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे आपका पहला चैप्टर जो मोल कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होता है।